हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल बढ़िया होंगे होपफुली। और आप लोगों का इंतज़ार अब ख़त्म हो रहा है, क्योंकि जो आपकी डिमांड थी, क्योंकि हम बार बार बैच लेकर आ रहे थे इकोनॉमी का, इकोनॉमिक्स का, क्लास 11th और क्लास 12th के लिए बीपीएससी टीआरई 4 को टारगेट करते हुए। लेकिन आप जानते हैं रिसेंटली बहुत सारी न्यूज़ आ रही हैं। बिहार सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री जी के ट्वीट आए थे, उसके अलावा बिहार एजुकेशन मिनिस्टर्स के भी ट्वीट हुए, उनकी भी कुछ इन्फॉर्मेशन आई कि बीपीएससी टीआरई 4 एग्जाम कब तक कंडक्ट होगा। कहा जा रहा है कि जल्द ही ये एग्जाम हो जाएगा और चुनाव के बाद या चुनाव के पहले जब भी ये एग्जाम हो, हमारी तैयारी मुकम्मल होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। हम अपनी तरफ से कोई भी कमी ना रखें कि हमारे पास जब जॉब की नोटिफिकेशन, वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा, हम तब तैयारी शुरू करेंगे तो फिर हम बहुत पीछे रह जाएंगे। क्योंकि तब हम तैयारी शुरू करेंगे लेकिन रिवीजन का, डाउट्स का वक्त नहीं मिलेगा, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करने का समय नहीं मिलेगा अगर, तो आप जानते हैं इस तरह की वैकेंसीज में आप कैसे दूसरों से कॉम्पीट कर पाएंगे, उनको बीट कर पाएंगे और उनसे आगे निकल कर सिलेक्शन ले पाएंगे। ज़रूरी है आप चीज़ों को बेहतर तरीके से करें और जितना वक्त अभी बचा है उस वक्त को पूरी तरह से यूटिलाइज करें। तो चलिए मैं बात करता हूँ इस बैच के लिए और साथ ही बात करता हूँ आपसे सिलेबस और एग्जाम के पैटर्न को लेकर, क्योंकि कई बार हमें लगता है कि क्लास 6 to 8 की अगर हम बात करें जो कि अपर प्राइमरी है, तो ये बहुत छोटा लेवल होना चाहिए एग्जाम के हिसाब से। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, हमने इसका पूरा एनालिसिस किया हुआ है और अगर हम 3 साल यानी कि 3 बार जो टीआरई एग्जाम हुआ है, वैसे टीआरई 1 में 6 to 8 के लिए अलग से नहीं हुआ था, फिर भी टीआरई 2 में हुआ अलग से, टीआरई 3 एक बार हुआ एग्जाम जो कैंसिल हुआ, फिर री एग्जाम हुआ, और हम तीनों बार के मिलाकर 120 क्वेश्चन का एनालिसिस करें तो हमने इतने लेंदी क्वेश्चन देखे हैं इसके अंदर कि जिस तरीके से कोई, मान लीजिए बीपीएससी सिविल सर्विस का एग्जाम हो या यूपीएससी के सिविल सर्विस का एग्जाम हो, इतनी बड़े बड़े कंसेप्ट दिए हैं और ऐसे ऐसे टॉपिक से हैं जो कि एनसीईआरटी में भी नहीं है, एससीईआरटी में भी नहीं है। सोचिए, जो टॉपिक एनसीईआरटी और एससीईआरटी पर ही फोकस कर रहे हैं जो कैंडिडेट, फिर उनको लगता है कि शायद हमने इसके बाहर भी कुछ पढ़ लिया होता। ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी को नहीं पढ़ना और बिहार बोर्ड का जो एससीईआरटी उसको नहीं पढ़ना, वो तो पढ़ना ही है, वो तो आपका मेजॉरिटी ऑफ सिलेबस को कवर करता है। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक, ऐसे कंटेंट हमारे जो पीवाईक्यूज में हमें मिले हैं, जो एग्जाम में पूछे गए, या उनके अलावा भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हो सकते हैं जो हो सकता है अगली बार यानी टीआरई 4 के एग्जाम्स में हमसे पूछ लिए जाएं, तो उसको माइंड में रखते हुए ही हमें तैयारी करने की ज़रूरत है। ऐसा ही क्लास 9 to 10 के लिए अगर हम देखें तो 6 to 8 और 9 to 10 का सिलेबस लगभग सिमिलर ही है। आप जब नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखें, पीवाईक्यूज देखेंगे, लगभग 120 क्वेश्चंस अब तक आपको पीवाईक्यू में टीआरई जो 1 2 3 हुआ हमारा 9 to 10 के भी मिलेंगे इंडियन इकोनॉमी के। और आप देखेंगे उसमें भी बहुत सारे सवाल हैं जो ईजी भी हैं और बहुत सारे बहुत लेंदी क्वेश्चंस भी हैं जिनके लिए आपको बहुत स्पेसिफिक नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ सिलेबस दोनों का सिमिलर ही है। तो आप क्योंकि तैयारी 6 to 8 की कर रहे हैं तो भी, 9 10th की कर रहे हैं तो भी, ये स्पेसिफिक है, इसमें मैंने 11 12th को ऐड नहीं किया। वो बहुत ही वास्ट सिलेबस को कवर करता है, उसमें इकोनॉमिक्स की बहुत सारी थ्योरीज आती हैं, बहुत सारे लॉज एंड कर्व्स आते हैं, इसीलिए वो बैच सेपरेट है 11 12th के लिए, जो ऑलरेडी आपके कैरियर विल ऐप पर है, अभी भी आप उसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन ये स्पेसिफिकली न्यू बैच हमने आप लोगों के लिए स्टार्ट कर दिया है। 599 की फी के साथ ये बैच शुरू हो रहा है और इस बैच की पहली लाइव क्लास जो होगी वो 19th of August को होगी। 1 साल की वैलिडिटी है, यानी कि अगर हम देखें तो जनरली इस टाइम पीरियड में उम्मीद करते हैं टीआरई 4 हो जाएगा, टीआरई 5 भी जिस तरह सरकार कह रही है कि 2026 की शुरुआत में कराने का प्रयास कर रहे हैं वो भी, तो वो भी संभावना होगी। फिलहाल यहाँ पर हम बात करें, रजिस्ट्रेशन की शुरुआत होगी 16th of August से शाम 7 बजे। और यहाँ पर देखो, ये लाइव थ्योरी क्लास का बैच है, यानी सारी की सारी क्लासेस लाइव होंगी, थ्योरी क्लासेस हों या प्रैक्टिस क्लासेस हों, दोनों ही क्लासेस लाइव होंगी। और लगभग आप कहें 1 साल की वैलिडिटी है, पर जितना सिलेबस इसके अंदर आता है उसे हम कवर करेंगे 5 ऑप्शंस के साथ ही, अपनी प्रैक्टिस करेंगे क्लास के अंदर। जो क्वेश्चंस ऑलरेडी आए हैं पीवाईक्यू फॉर्म में वो भी करेंगे, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो भी करेंगे, और साथ में आपको एक शीट भी अलग से देंगे जिसमें 1000 क्वेश्चंस होंगे उस सिलेबस के आधार पर जो कि आपके 6 to 8 और 9 10th में पूछा जा सकता है। और पूछे गए सवालों के आधार पर
उनको बनाया जाएगा, ताकि आपकी प्रैक्टिस बेहतर हो और आपको मोस्ट क्वेश्चंस ऐसे मिले जो कि लगभग लगभग आपके नोट्स में, आपकी प्रैक्टिस शीट में, आपकी क्लास में से बिल्कुल सेम टू सेम आए हों, सिमिलर आए हों। ये प्रयास हमारा रहेगा। ये बैच की शुरुआत आप जब होगा उससे पहले रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, उसके बाद भी कुछ दिनों तक रजिस्ट्रेशन ओपन रहेंगे। आप चाहें तो पहले क्लासेस देखने के बाद रजिस्ट्रेशन कराएं, लेकिन हमारा पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा एनसीईआरटी, बिहार बोर्ड यानी एससीईआरटी, और उसके अलावा वो सारे टॉपिक्स। ये ध्यान रखना है, ये एक छोटी सी गलती है जो स्टूडेंट कर रहे हैं कि सिर्फ एनसीईआरटी और एससीईआरटी की बात कर रहे हैं। मैं आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस दिखा सकता हूं जो एग्जाम में पूछे गए, जैसे कि इन्फ्लेशन। आप मुझे कहीं भी इस क्वेश्चन को दिखा दीजिए, इन्फ्लेशन को, जो आपके पास हो, वो 6 to 8 में पूछा गया, और वो भी ऐसा पूछा गया 6 to 8 में इन्फ्लेशन का इकोनॉमिक सर्वे से निकाल कर पूछा गया था। तो इकोनॉमिक सर्वे में इन्फ्लेशन पे बात की गई, उससे क्वेश्चन बनाया, लेकिन समझ में तब आएगा जब आपने इन्फ्लेशन को पढ़ा होगा, अदरवाइज तो आपको समझ में नहीं आएगा। हमें मनीज पर सवाल मिलते हैं एनसीईआरटी में, कंटेंट मिलता है, लेकिन मनी सप्लाई को लेकर M1, M2, M3, M4 को लेकर सवाल नहीं मिलता, जबकि इसके बारे में भी सवाल। हमें माइग्रेशन, इमिग्रेशन को लेकर नहीं मिलता, पर सवाल पूछा गया इसके अंदर, तो वो टॉपिक्स को भी कवर करना जरूरी है। उसी पैटर्न के साथ चलना है कि क्वेश्चन बहुत इजी पूछ लिया जाए, जैसे कि कंज्यूमर जो राइट्स डे होता है, यानी उपभोक्ता अधिकार दिवस होता है, नेशनल और वर्ल्ड लेवल पर कब मनाते हैं, इतना इजी सवाल भी आया है और उतना ही मुश्किल सवाल भी होगा। ये पूरा का पूरा रहेगा आपके पास। अगर मैं बात सिलेबस की करूं तो मेरे भाई देखो, यहां पर ये आपके सारे सिलेबस में डिफाइन हुआ है कि आपके पास डेमोग्राफी ऑफ इंडिया की बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जब आपके पास कंटेंट में कमी होती है ना, तो फिर आप कंफ्यूज रहते हो कि इनमें से एक या एक से ज़्यादा सही है या नहीं, या गलत है या नहीं। तो उसके लिए कंटेंट का बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। तो डेमोग्राफी ऑफ इंडिया बहुत ज़बरदस्त तरीके से करना है। इंडिया की सेंसस 2011 का जो पूरा डेटा है वो आपके पास होना चाहिए, और साथ ही बिहार का जो सेंसस है उसको लेकर भी आपने देखा 2011 वाला, और जो 2023 में कास्ट सेंसस, जातिगत जनगणना हुई 2023 की, उसको भी इसमें इंक्लूड करना जरूरी है। उसके आधार पर भी सवाल पूछा जा सकता है। बहुत ज़्यादा फोकस किया गया अब तक के एग्जाम में, बिहार का हो या इंडिया का जो इकोनॉमिक सर्वे, स्पेसिफिकली बिहार स्टेट के इकोनॉमिक सर्वे को हाईलाइट किया गया है। इंडिया के इकोनॉमिक सर्वे की बात हम इसमें करने वाले हैं, और साथ में ही बिहार और इंडिया का बजट 2025-26 भी हाईलाइटेड रहेगा, स्पेसिफिकली रहेगा। जो बजट हमारे पास आ चुका है, हम पूरे बजट की प्रक्रिया को तो जानेंगे ही अलग से, लेकिन जो इंडिया का रिसेंटली बजट रहा, सरकार बिहार का बजट रहा, उसको जानेंगे। नेशनल इनकम और जीडीपी पे सवाल है। आप देखिए, पर कैपिटा इनकम पर सवाल है, जीडीपी के बढ़ने और घटने पर क्या इंपैक्ट होगा, उसको लेकर सवाल पूछे गए हैं। मानव विकास सूचकांक बहुत जबरदस्त है, बहुत सारे पॉइंट यहां से निकले हैं। इसी में आप एजुकेशन की बात करें, हेल्थ सेक्टर की बात करें, इसी में आप ग्रोथ, डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। यूएनओ के जो 17 गोल्स रहे हमारे, उसको पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हम अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखेंगे। जितना पूछा गया वो तो पूछ ही सकता है, उससे और आगे क्या क्या पूछ सकता है उसको भी हाईलाइट करना जरूरी है। इसी तरह टाइप्स ऑफ इकोनॉमी को लेकर बात हो सकती है, टाइप्स ऑफ सेक्टर को लेकर बात हो सकती है। इसमें आरबीआई को लेकर सवाल लगभग हर सेशन में है, 6 to 8, 9 to 10 में भी है। मॉनेटरी पॉलिसी में जैसे कि आप देखिए कि ऑलरेडी बैंक रेट को लेकर सवाल पूछा है, मॉनेटरी पॉलिसी के बाकी रेट्स को लेकर सवाल पूछे हैं, मनी को लेकर बहुत सारे सवाल हैं, मनी के फंक्शंस को लेकर सवाल पूछे गए, मनी के मोटिव को लेकर सवाल हो सकते हैं, मनी सप्लाई M1, M2, M3, M4, M0 पर सवाल हो सकते हैं, मनी के इम्पैक्ट क्या होते हैं उसको लेकर सवाल होंगे, मनी इल्यूजन के लेकर सवाल हो सकते हैं, मनी वेलोसिटी को लेकर भी ऑलरेडी सवाल रह चुके हैं, मनी मल्टीप्लायर को लेकर सवाल हो सकते हैं। वो सारी बात जानने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार से आप देखिए, इसमें बैंकिंग और फाइनेंस को लेकर भी सवाल हैं, लोन की टर्म्स एंड कंडीशन पर सवाल हैं, माइक्रो फाइनेंस को लेकर सवाल पूछा था, एटीएम को लेकर सवाल पूछा गया है ऑलरेडी इसके अंदर, ठीक है। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी को लेकर पूछ सकता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज किस तरह एग्रीकल्चर में, रूरल इकोनॉमी में हेल्प करती हैं, ये पूछा जा सकता है। एलपीजी पॉलिसी में खास तौर पर ग्लोबलाइजेशन 1991 में वैश्वीकरण पर बात की गई। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको मिस नहीं करना। कंज्यूमर राइट्स को लेकर बात की गई, उपभोक्ताओं के जो अधिकार हैं, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया था, उसके बाद 2019 में उसे रीस्ट्रक्चर किया गया, रीडिजाइन किया गया था।
5 ईयर प्लान्स को लेकर सवाल है 9th-10th में। 6 to 8 में अभी नहीं था लेकिन आ सकता है, ऐसी कोई संभावना नहीं है कि नहीं आ सकता। बजट और टैक्स के पूरे सिस्टम को लेकर सवाल ऑलरेडी रहे। इंडिया और बिहार की योजनाएं बहुत काम की हैं। स्पेसिफिकली आपको देखना होगा इनकी स्कीम्स को लेकर, योजनाओं को लेकर, जो योजनाएं बिहार सरकार की या भारत सरकार की हैं। इसी तरह अगर हम बात करें फूड सिक्योरिटी वाला जो कंसेप्ट है, जिसमें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी आता है, उसको रखा गया है। गरीबी, बेरोजगारी पर जबरदस्त और भरपूर सवाल हमारे पास ऑलरेडी रह चुके हैं। इसमें हर एक टाइप हमें पता होना चाहिए। फॉरेन ट्रेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेकर भी सवाल पूछे गए हैं। ये सवालों की संख्या कम जरूर है लेकिन एक एक सवाल हमारे लिए में इंपॉर्टेंट है। और इसी में अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो इनके साथ में एक माइग्रेशन और इमिग्रेशन वाला, कि लोग जो देश से बाहर जाते हैं, प्रवासन अप्रवासन जो होता है, इंटरनल माइग्रेशन, एक्सटर्नल माइग्रेशन जो होता है, उसके पुल फैक्टर होते हैं, पुश फैक्टर होते हैं, इसको लेकर भी सवाल आपसे पूछ सकता है और पूछे गए हैं ऑलरेडी। उसके अंदर रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जीज हैं, इनको लेकर भी सवाल इकोनॉमिक्स में ही पूछे गए हैं। इकोनॉमिक और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी सवाल पूछे गए। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ कई बार तो ऐसा भी देखा कि पता नहीं एग्जामिनर एग्जाम कैसे बना रहा था, उसने टाइप ऑफ क्रॉप को लेकर भी सवाल पूछा हुआ है हमसे हमसे मिट्टी को लेकर भी सवाल पूछ रखा है उसने। ज्योग्राफी के इतने सवाल पूछ रखे, पेपर लगता ही नहीं कि इकोनॉमिक्स का है या ज्योग्राफी का है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बनाए हुए हैं। लेकिन अब वो तो हमारे सिलेबस से क्या, वो तो बहुत दूर है हमसे। हम उम्मीद करते हैं कि भाई हमारे इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आए, इकोनॉमिक्स के आसपास कोई क्वेश्चन आए, हमने पढ़ाओ ना पढ़ाओ लेकिन सवाल तो इकोनॉमिक्स का हो कम से कम। हम उसी संभावना के साथ तो जा सकते हैं। अदरवाइज तो अगली, इस बार ज्योग्राफी था, अगली बार साइंस का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी दे, फिर तो पॉसिबल ही नहीं है उसको कवर कर पाना। हम इंडियन इकोनॉमी को, हाँ, जितनी वैरायटी उसने कवर की है, हम वो सारी की सारी वैरायटी इसमें कवर कर सकते हैं। यहाँ पर हम IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO को लेकर स्पेसिफिकली रहा और UNO को भी इसमें हम जोड़ रहे हैं और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड भी कई सारे हैं इसमें, उनको जोड़ सकते हैं। छोटी छोटी बात बाकी संस्थाओं की भी कर सकते हैं। इन्फ्लेशन को लेकर मैंने कहा पूछा गया सवाल है, 6 to 8 में आया हुआ सवाल है और ऐसा सवाल जो UPSC के कैंडिडेट से सॉल्व ना हो। इकोनॉमिक सर्वे पर बेस्ड था वो सवाल। इन्फ्लेशन डिप्लेशन को भी रखना है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम इसमें रखने का प्रयास करेंगे जो एग्रीकल्चर में आता है और बाकी एग्रीकल्चर उससे रिलेटेड। हमें रेवोल्यूशन के भी सवाल मिले हुए हैं, हमें एग्रीकल्चर लोन को लेकर सवाल मिले हैं, SEZ को लेकर सवाल मिले। और जो भी हमारी इकोनॉमिक्स के अंदर जो 9th की और 10th की बुक्स में NCERT और SCERT में टॉपिक्स हैं, वो सारे के सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। उनके भी MCQs आप सॉल्व कर सकते हो इंडिविजुअली, लेकिन इसको पढ़ते समय हम ऑब्वियस है उसी को शामिल करने वाले हैं, उसी कंसेप्ट को लेकर चलने वाले हैं। तो ये क्लास आपके लिए होगी। अब इसमें क्योंकि सारी बातों को शामिल करना ज़रूरी है और इन्हीं में 11th-12th में इन्हीं पॉइंट को लेकर, यानी उन थ्योरीज को अगर मैं हटा दूं, इकोनॉमिक लॉज एंड कर्व को हटा दूं, कुछ और स्पेसिफिक टॉपिक हटा दूं, अगर जो ये सिमिलर टॉपिक पे सवाल 11th-12th की इकोनॉमी में पूछे गए हैं वो भी आपको करवाए जाएंगे, ताकि अगर अगली बार सवाल वहां से उठाकर 9th-10th में डाल दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। गरीबी के सवाल 11th-12th में भी आए हुए होंगे, बेरोजगारी के सवाल वहां पर भी होंगे, इसी तरह वहां पर भी इन्फ्लेशन डिफ्लेशन होगा, वहां पर भी नेशनल इनकम और आपके पास बजट टैक्सेशन होंगे, प्लान्स होंगे। तो हमें उसी पॉइंट ऑफ व्यू से चलना होगा। ये है पहली तो इन्फॉर्मेशन कि आपका सिलेबस मैंने डिफाइन कर दिया है पूरा का पूरा, और वो पैटर्न जो एग्जाम में आया, ताकि आसान और मुश्किल हर एक सवाल आपका हो सके, वो हमारे पास रहेगा। और ये सब कुछ करने में वक्त लगेगा, समय लगेगा, और ये समय लगभग हमारे पास रहेगा 2 महीने के आसपास हमें समय लगेगा। 2 से 2.5 महीने का समय हम रेगुलरली क्लास करेंगे। और अगर हमें लगता है कि एग्ज़ाम जल्दी हो रहा है, हम इस टाइम को बढ़ाकर एवरी डे का जो क्लास टाइम है उसको इन्हेंस करेंगे, इंक्रीज करके जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी रिवीजन और प्रैक्टिस भी मैं इसी बैच में आपको ऑब्वियस से कराने वाला हूं, और उसके लिए हम और भी सोर्स को यूज़ कर सकते हैं। तो ये बैच आप लोगों के लिए स्पेसिफिक है। यानी इस बार अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं कि TRE 4 में ही सिलेक्शन हो, क्योंकि TRE 5 होगा यानी उसकी तो बात छोड़ दीजिए। और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट भी हैं जो 11th-12th की तैयारी कर रहे थे लेकिन अब चाहते हैं कि हम 6 to 8 की और 9th-10th करें, क्योंकि एस्टेट को लेकर जो मुद्दा है कि एस्टेट इस बार शायद नहीं होगा। बाकी सरकार है, कब क्या हो जाए, बदल जाए, कोई फर्क पता नहीं। फिलहाल एस्टेट अगर
होता है तो बहुत अच्छी बात है, हम चाहते हैं स्टेट हो, सभी लोग अप्लाई कर सके TRE 4 के एग्ज़ाम के लिए। लेकिन अगर स्टेट नहीं होता तो उन्होंने अगर बाकी सेगमेंट जैसे सीटेट वगैरह किया हुआ है तो वो 6 to 8 और 9 10th के लिए अगर जा रहे हैं तो वो जहां भी पॉसिबल हो, जिस भी एग्जाम को वो क्रैक कर सकते हो अपनी एलिजिबिलिटी के साथ, उस एग्जाम को जरूर दें। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग अच्छे से मेहनत करेंगे, इस बैच में आपको बहुत अच्छा कंटेंट दिया जाएगा, बहुत अच्छी प्रैक्टिस कराई जाएगी, आपको शीट में भी बहुत अच्छे अच्छे सवाल मिलेंगे, ये सब कुछ रहेगा। और चलिए मिलेंगे आप लोगों के साथ पहली लाइव क्लास में जो कि 19 अगस्त को होगी। तो चलिए इस बैच को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। कैरियरविल ऐप आपको डाउनलोड करना है और वहां पर आपको न्यू बैचेस और टीचिंग कैटेगरी में आपको ये बैच मिलेगा। वहां जाएं, क्लिक करें, बाय नाउ का ऑप्शन होगा पेमेंट के लिए, वहां पर जाएं और उसके बाद जो ऑप्शंस आएंगे उसमें कैरियरविल को ही सेलेक्ट करना है पेमेंट ऑप्शंस के अंदर, और उसके बाद पेमेंट कर कर ये बैच आपका एक्टिव हो जाएगा और माई कोर्स में आपको शो करेगा माई बैचेस के अंदर। और फिर उसके बाद 19 को जब क्लास होगी तो उसका टाइमिंग आपको शो होगी और एवरीडे उसी टाइम पर हम क्लासेस को लाइव क्या करेंगे। उसके बाद वो क्लासेस आपके पास सारी की सारी रिकॉर्ड भी होती रहेंगी, यानी वो हर एक क्लास आपकी उसी में रिकॉर्ड होती चली जाएगी, जो अगले एक साल तक यानी अगले साल की 15 अगस्त तक आपके पास सेव रहेंगी। उन वीडियोस को आप जितनी बार चाहो देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, उनकी PDF को अपने पास डाउनलोड करके सेव करके रख सकते हो। आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में इतना ही है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।